ऑप्टिक्स हमने डबल रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, डबल रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बाकी बच्चों ने डबल बार समझा, यानी कि कई ऐसे बैचेस हैं जिसके अंदर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक या दो बारी समझने की फिर से कोशिश की है। मैंने पिछली बार आपको सारे क्वेश्चन सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के करवाए थे, तो अब अगर आप बच्चों को कॉन्फिडेंस है कि सर हमको डबल रिफ्रैक्शन समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे अभी बता दीजिए ऑनेस्टली, जैसे बाकी बैचेस के बच्चों ने बोला, मैंने उनको दोबारा फिर से करवा दिया, क्वेश्चंस भी करवा दिए, क्योंकि यहाँ पर आपका बोलना जरूरी है कि डबल रिफ्रैक्शन आपको अंडरस्टैंड हो गया। डबल रिफ्रैक्शन के अंदर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो बोल सकता है, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला डबल रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। जी बोलो, शाबाश, जी बोलो बच्चे, बोलिए। यहाँ पर कशिका, गर्व, कुलताज, शिवोम, लोकेश, डबल रिफ्रैक्शन तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? पहले सर एक डाउट है। बोलो बोलो। सर कई कई जगह पे मैंने देखा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहा जाता है कि मतलब कि जब रिफ्रैक्शन होगी तो वो जो इमेज एक सरफेस के द्वारा फॉर्म्ड होती है वो सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है, वो क्या होता है? देखिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है जिसको हम अजम्पशन मानते हैं। वर्चुअल मतलब जैसे अभी जो हमारी क्लासरूम चल रही है, दिस इज वर्चुअल क्लासरूम, दिस इज वर्चुअली। वर्चुअल का मतलब कि ये रियल क्लासरूम नहीं है, क्योंकि रियल क्लासरूम के अंदर आप मेरे सामने होते, कुछ मुद्दों पे मैं आपकी टांग खींचता, कुछ कंडीशन में आप मेरी टांग खींचते, तो वो एक रियल क्लासरूम। अब तो क्या हो गया, एक इम्पोजिशन हो गई है कि यहाँ पर आप एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो है एक अलग वे से हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक अलग वे से क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? मैं अपने घर पे बैठा हूँ, आप अपने घर पे बैठो, मैं एक अलग ढंग से बिहेव कर रहा हूँ, आप एक अलग ढंग से बिहेव कर रहे हैं, हम में कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस हैं। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में लिमिटेशन क्या होती है कि वहां से लाइट रे रियलिटी में नहीं निकलती, हम एज्यूम करते हैं कि वो लाइट कहीं पर आपके पास आकर क्या बना रही है, इमेज को बना रही है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैटेगरी के अंदर आ जाती है, इट बिकम्स अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमारे पास जो हमको दिखाई नहीं देता, हम एज्यूम करते। मतलब हमारे पास, समझने की कोशिश करो, यथार्थ के क्वेश्चन को अगर आप समझ जाओगे तो आपको ये बात बड़े अच्छे समझ में आएगी। मान लो कि इन्फिनिटी से आपके पास लाइट आ रही थी और ये लाइट आपके पास यहां पर आके कन्वर्ज हो रही थी, यहां पर आके कन्वर्ज हो रही थी, तो ये लाइट ने यहाँ पर आके कन्वर्ज होकर हमारे पास क्या बनानी थी बच्चे, इमेज बनानी थी। ये लाइट इन्फिनिटी से चलती आ रही थी और ये लाइट जहां पर मीट करती तो हमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सपोज कि कोई पर्सन क्या करता है, कोई पर्सन यहाँ पर हमारे पास क्या रख देता है, किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस को ऐसे प्लेस कर देता, नो व्हाट विल हैपन, क्या ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस रे ऑफ लाइट को जो पहले आई पे जा रही थी, ये उसको वहां पर जाने देगा या इसके पाथ को मॉडिफाई कर देगा? तो बताओ ये क्या करेगा, ये इसके पाथ को हमारे पास क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। ये इसके पाथ को मॉडिफाई करके मान लो कि यहां पर जाकर इसको पहले से कन्वर्ज कर देता है, यानी कि इस सरफेस ने इस लाइट रे को आई के बजाय यहां पर कहीं पर कन्वर्ज कर दिया। तो अब हम अगर इस सरफेस पे बैठेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि भाई आप ये बताओ क्या आपने क्या किया, तो ये सरफेस क्या बोलेगी, बताओ जरा सोच के बताओ, ये बोलेगी मैंने आई की तरफ जो रे जा रही थी उसको मैंने कन्वर्ज करके कहां पर पहुंचा दिया, आई डैश। और फिर अगर हम इस सरफेस से बोलें कि इसका मतलब तुम ऑब्जेक्ट किसको मान रहे हो, तो ऑब्जेक्ट ये बोलेगा कि मैं तो आई को मानूंगा ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि मैं उस तरफ की लाइट को कन्वर्ज कर रहा हूं। लेकिन रियलिटी आपको ही पता है, यहां पर तो लाइट पहुंची नहीं कभी भी, हाँ या ना, यहाँ पर तो लाइट पहुंची नहीं क्योंकि आपने उसको पहले गिरा दिया। इस वजह से हम ये बोलेंगे कि जिसको तुम ऑब्जेक्ट मानते हो रियलिटी में तो वहां लाइट पहुंची नहीं, तो आप इसको यहाँ पर क्या मान लेते हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लेते हो। यू से दैट दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। सो दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट जहां पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, the imaginary source of the light, the imaginary source of the light, the imaginary source of the light। तो ये हमारे पास imaginary
सोर्स ऑफ द लाइट। फॉर एग्जांपल एक बात बता बच्चे, हमारे पास वर्चुअल इमेज तैयार होती है, तो पहले मुझे एक बात बता कि वर्चुअल इमेज क्या चीज होती है, पहले तो ये बात बता। वर्चुअल इमेज जो तुमने जहां पर लाइट एक्चुअल में कभी मीट करती नहीं। सपोज कि मैं तेरे सामने यहाँ पर एक मिरर को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और मेरे पास यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, यहाँ से लाइट रे यहाँ पर जाती है और यहाँ से लाइट रे आपके पास यहाँ पहुंचती है। और अगर आप यहाँ पर पीछे खड़े हो तो आप क्या बोलोगे, लाइट रे कहाँ से आ रही है आपके पास, यहाँ से आपके पास यहाँ पर आ रही है। आपके लिए ये लाइट रे अब दो जगहों से आ रही है, एक यहाँ से भी आ रही है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, और आपको एक लाइट रे का सोर्स कहाँ पर नजर आएगा बच्चे बताओ, शाबाश, इस मिरर के पीछे भी नजर आएगा। लेकिन अब आप इसको क्या बोलोगे, रियल बोलोगे कि वर्चुअल बोलोगे? तो आप इसके अंदर इसको वर्चुअल इमेज बोलोगे। दिस इज नोन एज टू बी द वर्चुअल इमेज, क्योंकि लाइट रियलिटी में यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाई, लाइट तो मिरर से टकराकर आपके पास पीछे पहुंच गई। फॉर एग्जाम्पल एक और केस देख बच्चे, मान लिया जाए कि तेरे पास यहाँ पर इस तरीके से बच्चा आपके लिए एक मिरर है ये था, और इस मिरर के अंदर हमारे पास कहीं पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ये लाइट रे यहाँ पर जाती है, टकराकर फोकस में से गुजरती है, एक लाइट रे हमारे पास सी में से पास होती है और टकराकर वापस चली जाती है, ये सी है और ये हमारे पास एफ है, तो ये बन गई बच्चे हमारे पास इमेज। अब ये रियल इमेज है क्योंकि लाइट रे एक्चुअल में यहाँ मीट कर रही है। लेकिन अगर यथार्थ मेरे पास ये दूसरे तरीके का मिरर आ जाए, कैसा मिरर आ जाए, ऐसा मिरर आ जाए, अब बताओ क्या होगा। अब अगर तुमने यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हो, ये लाइट यहाँ पर जाती है, ये टकराकर यहाँ चली जाती है, तो दिस विल नेवर क्रॉस द फोकस बट अपीयर टू क्रॉस द फोकस। ये बच्चा आपके पास अपीयर टू क्रॉस द फोकस है, और एक लाइट रे यहाँ पर टकराकर यहाँ पर चली जाती है। अब आप ये बोलोगे कि ये लाइट रे इमेजिनेशन के अंदर आपके पास आपको पीछे से आती हुई नजर आएगी, तो आपको इसकी इमेज पीछे नजर आएगी। नो, दिस इज द वर्चुअल थिंग। वर्चुअल का मतलब होता है आभास होना, यानी कि एक ऐसा लगना कि वो पीछे से लाइट आ रही है, तो वर्चुअल आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल जब आप डेंसर मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को देखते हो तो वर्चुअली आपको उसकी डेप्थ कम नजर आती है, तो वो आपके पास वो वर्चुअल इमेज आपके पास तैयार होती है। तो ये बच्चा हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है वर्चुअल इमेज का। और पूछो कोई बच्चा क्वेश्चन, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। और कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे, शाबाश जी, सक्षम बोलो बच्चे, सक्षम बेटा, इसमें शर्माना नहीं है। लवण्या ज्वाइन किया था तो गलती से माइक ऑन था। हाँ नहीं कोई बात नहीं, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, इसके अंदर से ये छोटी मोटी चीज है, मैं इसको इग्नोर करता हूँ कि हाँ सर मेरे से माइक ऑन, वो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क मी 100 टाइम्स, क्योंकि मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे पता है कि कई बच्चे डिफिकल्टी फील करते हैं लेकिन फिर भी वो बोलते नहीं है, और वो इसलिए नहीं बोलते हैं, शर्म आती है, टीचर बुरा मान जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अरे कुछ नहीं सोचेंगे, तुम सही से क्वेश्चन पूछो। शिवोम, डबल रिफ्रैक्शन क्लियर है बच्चे? शिवोम, डबल रिफ्रैक्शन क्लियर है बच्चे? पक्का श्योर है? श्योर है बच्चे? चलो, अगर ये आपको यहाँ पर क्लियर है तो फिर हम इसकी शुरुआत यहाँ पर फिर एक कॉन्सेप्ट से दोबारा फिर करते हैं बच्चा, और समझने की कोशिश करते हैं। देखो डबल रिफ्रैक्शन क्या, क्योंकि कई बच्चा अभी भी इसमें चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको ये लगता है कि यार अगर हम टीचर से पूछेंगे तो हमें शर्म आएगी। डबल रिफ्रैक्शन हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे पास इसका सेंटर आ गया सी, यहाँ से लाइट आपके पास यहाँ पहुंचेगी, जैसी ये लाइट यहाँ पहुंचेगी तो ये एक सरफेस से जाके टकराएगी जिसके राइट हैंड साइड पे डेंसर मीडियम है और लेफ्ट हैंड साइड पे रेरर मीडियम है। ये रेरर है और ये बच्चा हमारे पास डेंसर है। अब ये लाइट क्या करेगी, इस नॉर्मल पे जाकर अब आगे अगर प्रोसीड करेगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये लाइट यहाँ पहुंच गई, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास क्या ड्रॉ हो जाएगा, आपके पास दूसरा नॉर्मल। फिर ये लाइट क्या करेगी, ये लाइट अगेन बेंड कर जाएगी आपके पास अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये मीडियम फिर से मेरे पास रेरर है।
अब पहले रिफ्रैक्शन के लिए मेरे को सारे डिस्टेंसेस P1 से मेजर करने, ये डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर आ गया, U के बराबर, इसका रेडियस मेरे पास R के बराबर आ जाएगा, और इसकी इमेज आप कहां पर मानोगे कि कहां पर फॉर्म हो रही है, इसकी इमेज आप यहां पर मानोगे फॉर्म हो रही है, ये पहली रिफ्रैक्शन की इमेज है, और यह हमारे पास कहां पर फॉर्म हो रही है, V1 के ऊपर आपके पास फॉर्म हो रही है, ये हमारे पास यहां पर इसकी इमेज फॉर्म होगी, ये I1। अब हम यहां पर सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए P2 को रेफरेंस लेंगे, इस P2 से अब हम I1 तक के डिस्टेंस को निकालेंगे, ये जो मेरे पास डिस्टेंस होगा, लॉजिकली बताओ ये डिस्टेंस अब कितने के बराबर हो जाएगा, कोई बच्चा बता सकता है कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस है 2r, तो ये आपके पास V1 में से 2r निकाल दीजिए, V1 माइनस ऑफ 2r, ये अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और फिर हमारे पास इसकी फाइनल यहां पर V क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। मैं आपको देखो कंपैरिजन नहीं करवा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जो इवनिंग बैच है उसमें बच्चों ने क्या किया, उसके अंदर बच्चों ने मुझे खुद क्वेश्चंस दिए कि सर आप ऐसी कंडीशन में ये क्वेश्चन करके बताओ, यहाँ पर सर आप इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इतना ले लो, इसको ऐसे कर लो, इसको, तो वो बच्चे जो है बेटा उन्होंने खुद ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, उनके दिमाग में जितने क्वेश्चंस थे उन्होंने सब क्वेश्चंस को अपने ढंग से रिजॉल्व करवाया। सर आप रेरर पहला मीडियम अलग ले लो, बीच का मीडियम अलग ले लो, लास्ट का मीडियम अलग ले लो, तो उन्होंने नए कॉन्सेप्ट अपने आप बनाने शुरू कर दिए, कि उन्होंने मतलब कि ठोक बजाकर ये देख लिया कि सर जो कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं वो हमें समझ में आते या नहीं आते। और यहां पर मेरे पास है इक्वेशंस कैसे बनेगी, देखिए फर्स्ट रिफ्रैक्शन की इक्वेशन कैसे बनेगी, फर्स्ट रिफ्रैक्शन की इक्वेशन कैसे बनेगी, ये मेरे पास μ1 है, ये मेरे पास μ2 है। अब ध्यान से समझना कि ये इक्वेशन कैसे बनेगी, हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी, μ2 अपॉन V1 माइनस ऑफ μ1 अपॉन U is equal to μ2 minus μ1 upon r, ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन। मेरे पास सेकेंड रिफ्रैक्शन कैसे बनेगी जरा बताओ, मेरे पास यहाँ पर सेकेंड रिफ्रैक्शन की आपके पास इमेज कैसे बनेगी, कोई बच्चा बता सकता है, देखिए मैं बताता हूँ, सेकेंड रिफ्रैक्शन हमारे पास सेकेंड रिफ्रैक्शन कैसे बनेगा, सोच के देखना। अब हमारे पास ये जो लाइट है ये μ2 से μ1 की तरफ को जा रही थी, μ2 से μ1, और लाइट हमारे पास दोबारा से बेंड हुई लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड डैश। अब मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, μ1 अपॉन V माइनस ऑफ μ2 अपॉन, अब आपके पास यहाँ पर V1 माइनस ऑफ 2r, ये जो सेकेंड रिफ्रैक्शन वाली सरफेस है ये हमारे पास फर्स्ट रिफ्रैक्शन वाली इमेज को क्या मानेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानेगी। और अब आगे मेरे पास क्या आ गया, वी हैव μ1 माइनस ऑफ μ2 अपॉन इसका रेडियस हमारे पास r, अब इसकी वैल्यू डालकर हम v को निकाल सकते हैं। ये ऐसी चीज, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है, और इसके अंदर से आपने घबराना नहीं, और आपने यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछते हुए शर्माना भी नहीं। अगर अभी भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम। अभी ठीक है बेटा, आगे चले इसके अंदर से, बताओ शाबाश, बोलो बोलो लोकेश। सर डबल रिफ्रैक्शन में ऐसा केस हो सकता है कि लाइट TIR कर जाए? हाँ हो सकता है लाइट TIR कर जाए, लेकिन उसके लिए हमारे पास, वेरी गुड, हमारे पास, थैंक्स फॉर द क्वेश्चन, उसके लिए बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास ये I हो जाएगा, ये R हो जाएगा। आप सोच के देखो, यहाँ पर R प्लस सी क्या होना चाहिए, बताओ शाबाश, R प्लस सी, आपके पास इन दोनों का, क्योंकि R प्लस सी प्लस ये वाला एंगल वो टीचर आपको देगा, ये एंगल अल्फा दे दिया, प्लस एंगल अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से टीचर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देगा, जैसे टीचर ने, मतलब क्या आपको बहुत अच्छे से चीजें पता, सपोज कि टीचर ने ये एंगल दे दिया थीटा, और ये टीचर ने आपको एंगल दे दिया फाई, अब बताओ यहाँ पर, या फिर ये एंगल मेरे पास एक और दे दिया गामा, तो टीचर आपको कुछ एंगल्स देगा, जिस एंगल से आप जजमेंट कर सकते हो कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है
या फिर क्रिटिकल एंगल से छोटा। अगर यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल आ जाता है, डेफिनेटली यस इट कैन डू TIR, यस TIR कैन हैपन, वो हो सकता है, कैन हैपन, बिल्कुल। नेक्स्ट डाउट पूछो बच्चे, कैन हैपन अगर बच्चे हमारे पास ये वाला एंगल क्या हो जाए, ये एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और पूछो शिवम, कोई क्वेश्चन पूछ बच्चे, शिवम कोई क्वेश्चन, शिवम, भव्या कोई क्वेश्चन बच्चे, भव्या बोलो, यस सर। बोलो बोलो क्वेश्चन पूछो, कोई क्वेश्चन, मतलब कि एकदम चुपचाप अपने आप को एंगेज रखो भाई, अपने आप को एंगेज रखो। याद रखना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट हो गया, जिसको पता लग गया कि भाई ये चीज कभी ऐसे होने वाली है और इसी तरीके से आप चलेगी, थोड़ा सा हमको इस तरह के मोड पे भी लर्निंग करनी पड़ेगी, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन, तो भाई वो सर्वाइवल उसका हो जाएगा। ठीक, तो इस वजह से अपने आप को पूरी तरह से एंगेज रखो, एंगेज रखो आपको कि सर ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। नेक्स्ट, किसी बच्चे का कोई डाउट? कशिका क्लियर है ये वाली चीज? कशिका यस सर। क्लियर है बच्चे? यस सर। चलो, अब हमारे पास हम डिस्कस कर रहे थे लेंस मेकर फॉर्मूला। भाई लेंस मेकर फॉर्मूला अगर नहीं होता तो हमारे आसपास चश्मे बनने बंद हो जाते। जो चश्मे बच्चे हमारे आसपास तैयार होते हैं वो लेंस मेकर फॉर्मूला का कमाल है। इस लेंस मेकर फॉर्मूले में हम दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस लेते हैं, ये एक ऐसी और यहाँ पर हमारे पास ऐसी, आपके पास ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस, ये पहली वाली है, देखो पहली वाली यहाँ पर मुड़ी हुई है ऐसे, इस तरीके से। और बच्चा हमारे पास जो दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो पुट्ठी सी है, ये सीधी सी है, ये पुट्ठी सी है। ये मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। यहां पर मेरे पास इसको मैं C1 बोलता हूं, यहां पर इसका रेडियस R1, R1 पॉजिटिव होगा, R1 पॉजिटिव होगा, कन्वेक्स के लिए R1 पॉजिटिव होगा। यहाँ पर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का C2 और ये मेरे पास यहाँ पर R2, कन्वेक्स के लिए R2 नेगेटिव होगा, R2 नेगेटिव होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μL और आउटसाइड का μ0 और ये हमारे पास आ गया μ। साइन कन्वेंशन के ऊपर ध्यान देना, साइन कन्वेंशन के ऊपर आपने ध्यान देना है तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन हो पाएंगे। यहाँ पर हमारे पास द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज गिवन बाय ये μL अपॉन μ0 माइनस ऑफ 1 और यहाँ पर 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 विदाउट एनी साइन कन्वेंशन, विदाउट एनी साइन कन्वेंशन। इसमें हम किसी किस्म के कोई साइन कन्वेंशन को यूज नहीं कर रहे। नेक्स्ट वन, अब हमारे पास क्या आ जाता है कन्वेक्स के लिए, जरा ध्यान देना, कन्वेक्स के लिए कुछ चीजों के ऊपर फोकस करना। पहली चीज, कन्वेक्स के लिए हम μL ग्रेटर देन μ0 लेके चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, μL इज ग्रेटर देन μ0। फिर हमारे पास दूसरी चीज, कन्वेक्स के लिए R1 हमेशा पॉजिटिव होगा, जो हमारे पास इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R1। ये हमारे पास कौन सी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है? पहली। लाइट सबसे पहले आकर इससे टकराती है और हमारे पास यहाँ पर R2 क्या है? नेगेटिव, R2 नेगेटिव। ये मेरे पास सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये मेरे पास सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये मेरे पास सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। और फिर हमारे पास इसके ऊपर क्वेश्चंस डेवलप हो जाते हैं। कैसे? हमारे पास यहाँ पर टीचर एक क्वेश्चन बोलते, बोल 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 गर्व यथार्थ बोल। यहाँ पर हम ऑप्टिकल सेंटर को, हाँ हम ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि ये आपके पास बहुत थिन किस्म के लेंस होते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर को हम यहाँ पर ओरिजिन मानते हैं या फिर यहीं से हम डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। ये एक का कन्वेंशन है जो चीजों को सिंप्लीफाई कर देती है प्लस 2 लेवल पे,
इसलिए ऑप्टिकल सेंटर ही हमारा ओरिजिन है, वहीं से हम डिस्टेंस को मेजर करें। ठीक है, यस सर। ओके। अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करके देखते हैं, यहाँ पर कितने बच्चे इस क्वेश्चन को लगा पाते हैं। मेरे पास बाहर एयर है और यहाँ पर भी मेरे पास एयर है, और हमारे पास यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। यह ऑप्टिकल सेंटर। मुझे यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस बतानी, तो फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस विल बी 1.5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 और 1/20 माइनस, ये पॉजिटिव का माइनस ऑफ यहाँ पर कितना आएगा -1/15। अब बताओ ये 2 बार माइनस क्यों आया, बताओ शाबाश। ये 2 बार पीयूष क्यों माइनस आया, ज्ञान बताओ ये 2 बार, तुलताज बताओ ये 2 बार बच्चे हमारे पास, सनंदन ये माइनस हमारे पास 2 बार क्यों आ रहा है, जरा बता सकता है कोई बच्चा मुझे 2 बार माइनस क्यों आ रहा है। हमारे पास 1 फोकल लेंथ इज इक्वल, ये बच्चा हमारे पास 1.5 -1 तो 0.5, और यहाँ पर 1/20 प्लस 1 मेरे पास कितना आ जाएगा 50। अगर मैं इसके अंदर से फर्दर इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, 1/f इज इक्वल टू 0.5 इनटू, नीचे हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, दिस विल बी इक्वल टू 300। अगर मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऊपर 15 प्लस ऑफ 20 तो ऊपर मेरे पास 35 आ जाएगा। तो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू, अगर हम फोकल लेंथ को देखते हैं बच्चे, दिस बी इक्वल टू 300 हमारे पास ऊपर आ जाएगा और नीचे 35 और 35 बच्चे हमारे पास इंटू 0.5, तो 0.5 का मतलब आपके पास हाफ हो जाता है। दिस विल बी 600 डिवाइडेड बाय 35 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी कन्वेक्स की। रिमेंबर द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस is always positive. This is always positive. ये हमेशा आपके पास पॉजिटिव रहती है ड्यू टू इट्स कन्वर्जिंग नेचर, ड्यू टू इट्स कन्वर्जिंग नेचर, ड्यू टू इट्स कन्वर्जिंग नेचर, ड्यू टू इट्स कन्वर्जिंग नेचर। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये लेंस क्या करता है बच्चे, कन्वर्ज, यानी कि लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, तो इसकी फोकल लेंथ हमारे पास यहाँ पर हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। लेकिन इसमें भी एक बात है बच्चे हमारे पास, अगर हमारे पास टीचर आपको 2 कंडीशंस और देता है फोकस करने, मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाता है, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, ऐसा क्या हो जाएगा इफ, अगर मेरे पास व्हाट विल हैपन इफ, अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर हो जाए इफ दे अगर हमारे पास यहाँ पर दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सराउंडिंग, जो सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट बिकम्स इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, सो देयरफॉर यहाँ पर अब देखिए क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड दिस विल बी म्यू एल अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस ऑफ 1 R1 -1/R2। अब जरा देखो आपके पास क्या चीज आ जाती है, अगर ये म्यू एल और म्यू एस दोनों बच्चा हमारे पास बराबर हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, 1 - 1 0, तो 1 फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 0, और इसका मतलब आपके पास फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बिकम इक्वल टू 1/0, और इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, बताओ शाबाश, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी इनफाइनाइट, तो इट बिहेव्स लाइक, ये बच्चा हमारे पास बिहेव करेगा, इट बिहेव्स लाइक, ये बच्चा हमारे पास बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ ग्लास शीट, ये बच्चे ग्लास शीट की तरह बिहेव करेगा। अब ये लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना, ये बात फोकस करना, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट वन बच्चे, अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर आपके पास फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, इफ, अगर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सराउंडिंग्स,
अगर मेरे पास इस लेंस के सराउंडिंग की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस लेंस के सराउंडिंग की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बिकम्स ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, अगर ऐसा हो जाए, मतलब हमारे पास यहाँ पर ये लेंस कुछ ऐसा है कि इसके आसपास जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बड़ा हो जाए और लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटी हो जाए, व्हाट विल हैपन? जा देखते हमारे पास व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन। यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर सो हमारे पास 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, दिस विल बी इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस ऑफ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन आपके पास क्या आ जाता है R2, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा R2, क्योंकि हमारे पास म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू एल हो जाएगा, देयरफॉर आपके पास म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग, ये अब मेरे पास क्या हो जाएगी, आपके पास लेस देन 1 हो जाएगी, यानी ये टर्म मेरे पास 1 से छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये पूरी टर्म को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है, तो ये बच्चे नेगेटिव टर्म बन जाएगी, ये नेगेटिव टर्म बन जाएगी। एंड देयरफॉर और इस वजह से फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है अब वो पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यानी कि उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। और इस वजह से आप ये क्या बोलोगे, देयरफॉर द कन्वेक्स लेंस, अब ये कन्वेक्स लेंस का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, अब ये कन्वेक्स लेंस डाइवर्ज करने लग जाएगा लाइट को, ये लाइट को डाइवर्ज कर जाएगा हमारे पास, और ये कन्वेक्स लेंस नाउ विल बिहेव लाइक, ये बिहेव करेगा किसकी तरह आपके पास, दिस विल बिहेव लाइक द कनकेव लेंस, अब ये कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। ये एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन है, ये एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन है, याद रखना ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे ही पूछे जाएंगे, मार्क देम एज ए इंपॉर्टेंट, मार्क देम एज ए इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीचर आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बताओ एक लेंस है, मैंने उस लेंस के आसपास के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेंस जैसा ही बना दिया, तो आप बताओ कि अब लेंस क्या करेगा, तो लेंस अब ना कन्वर्ज करेगा ना डाइवर्ज करेगा, वो एक ग्लास शीट की तरह बिहेव करेगा। और दूसरा क्वेश्चन अब आपसे टीचर ये पूछेगा, अगर मैं सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बड़ा कर दूं और लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को छोटा कर दूं तो क्या होगा, तो लेंस का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अब कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस की तरह हमारे पास यहां पर बिहेव करेगा। और अब तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पर आपको टीचर पूछ सकता है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये आ जाता है, व्हाट प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड, व्हाट प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड फॉर द करेक्ट वर्किंग ऑफ द लेंस, फॉर द करेक्ट वर्किंग ऑफ लेंस क्या होना चाहिए, बताओ शाबाश, फॉर द करेक्ट वर्किंग ऑफ लेंस बताओ क्या चीज होनी चाहिए, अगर हमारे पास एक लेंस करेक्ट वर्क कर रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे the refractive index of the lens should be greater than the refractive index of the surrounding, तो ये लेंस करेक्ट काम करेगा, अदरवाइज ये लेंस करेक्ट काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर दिमाग में रखना। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट चीज जो हमने अभी समझी, जो हमने अभी सीखी बच्चे, वो ये कि हमारे पास जो लेंस होते हैं, ध्यान से समझना, हमारे पास जो लेंस होते हैं उन लेंस के हमारे पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, एक हमारे पास जिसका रेडियस आपके पास R1 है और दूसरा जिसका रेडियस आपके पास R2 है। दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि इसके अंदर का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो कि सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर ये बड़ा नहीं होता है, बराबर हो जाएगा तो ये ग्लास शीट बन जाएगी, और अगर छोटा हो जाएगा तो इस लेंस का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ये कन्वेक्स लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, कनकेव लेंस की तरह। यहां पर आप R1 को क्या मान के चलते हो, पॉजिटिव, और यहां पर आप R2 को क्या मान के चलोगे, नेगेटिव मान के चलोगे। ये बात आपको अगर क्लियर है तो मैं आगे की तरफ को चलता हूँ। यथार्थ ये पॉइंट क्लियर है ताकि तेरे को
ये Yes, था। sir. चलो, अब अगर टीचर यहाँ पर या आप मुझे पूछते हो सर इसमें दूसरा कौन सा लेंस बन सकता है, तो हम यहाँ पर इसके अंदर से दूसरा लेंस कौन सा बना देते हैं बच्चे। हमारे यहाँ पर दूसरा लेंस कौन सा बन जाता है, बताओ शाबाश। इस तरह के लेंस का क्या नाम होता है आपके पास, ये कौन सा लेंस है हमारे पास, कनकेव। ये मेरे पास कनकेव लेंस है। अब बताओ इसकी ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। शिवम, इसकी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहां पर होगी, शिवम बता मुझे, इसकी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहां पर होगी। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इसकी ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है विच इज आपके पास यहाँ पर R1, क्योंकि लाइट सबसे पहले यहाँ पर आकर गिरेगी। ये देखो बच्चे, लाइट यहाँ पर आके गिरी। अब यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो C1 यहाँ पर है, तो नॉर्मल बच्चा हमारे पास यहाँ पर है बच्चे, हाँ या ना। तो इसका मतलब यहाँ से लाइट आपके पास क्या करेगी, इट विल, ये यहाँ कहीं पर इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर जाएगी। और ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये मेरे पास C2 यहाँ पर आपके पास आ गया। तो इसका R2 आपके पास यहाँ की तरफ को है, ये R2 यहाँ पर है। और इसका भी हमारे पास कहीं ना कहीं μL रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है, म्यू नॉट आउटसाइड है, और ये म्यू नॉट भी हमारे पास क्या आउटसाइड है। अब बताओ यहाँ पर जरा, अब जरा मुझे यहाँ पर बताओ R1 यहाँ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कशिका क्या लगता है तुझे। R2, आप ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पर R1 मेजर कर रहे हैं और लाइट इससे उल्टी चल रही है, लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही है, R1 राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो R1 कशिका पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, बता शाबाश। हम इसको नेगेटिव लेंगे। और R2 देखो, R2 अब यहाँ पर देखो ना, कर्व कहां पर है बच्चे, ये देखो ये कर्व ऐसे है। तो R2 जो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका रेडियस यहाँ होगा बच्चे, लॉजिकल सोच के देखो, यहाँ पर होना चाहिए ना। कर्व कहां पर बन रहा है, कर्व का सेंटर कहां बन रहा है, ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये मेरे पास फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इसका रेडियस C1 है, इसका आपके पास रेडियस C2 की तरफ है, बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर मेरे पास ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर यहाँ बन रहा है और सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर यहाँ बन रहा है। तो दोनों के रेडियस अलग अलग जगहों पर है। आपका यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर ये है, ये R2 यहाँ पर है, यहाँ पर R1 इस तरफ है, ये मेरे पास R2 है, ये मेरे पास R1 है, यहाँ पर R1 इस डायरेक्शन में है, R2 दूसरी तरफ है। तो R2 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और कनकेव के लिए हमारे पास बताओ फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कोई बच्चा बता सकता है। यहाँ पर कनकेव के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो आंसर है कि हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। नहीं तो हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। कनकेव के लिए हमारे पास नेगेटिव है और ये हमारे पास डाइवर्जिंग आपके पास यहाँ पर लेंस है, ये डाइवर्जिंग है। लाइट कभी भी यहाँ पर हमारे पास फोकस नहीं हो पाती। देखो ना लाइट कहां पर जा रही है, लाइट आपके पास कहां पर जा रही है, देखो जरा ध्यान से, लाइट यहाँ पर फोकस हो रही है, नहीं, लाइट यहाँ पर आपके पास नॉर्मल है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट हमारे पास यहाँ पर आपके पास डाइवर्ज करने की कोशिश करती है, डाइवर्ज, ये डाइवर्ज करने की आपके पास कोशिश करती है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस है। और ये डाइवर्जिंग कब तक है आपके पास, जब तक कि आपके पास अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के आपके पास यहाँ पर बड़ा है। अगर मेरे पास ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटसाइड के बराबर हो जाए तो ये ग्लास का पीस बन के रह जाएगा। और अगर कनकेव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर कनकेव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कनकेव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन सराउंडिंग हो जाए तो बताओ क्या हो जाएगा। इस केस के अंदर अब फोकल लेंथ ऑफ कनकेव नेगेटिव से आपके पास क्या बन जाएगी, नेगेटिव से अब आपके पास क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। यानी कि अब ये कनकेव लेंस अपने बिहेवियर को इन्वर्ट करके कैसा बिहेव करेगा, कन्वेक्स की तरह, ये कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। तो एक पॉइंट तो मुझे यहाँ पर क्लियर हो रहा है, अगर आप लेंस के आसपास के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करते हो तो लेंस के बिहेवियर पे फर्क पड़ता है।
लेंस के बिहेवियर पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि एक कन्वेक्स लेंस कनकेव की तरह बिहेव कर सकता है, और कनकेव कन्वेक्स की तरह अगर आप बाहर के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर दो, उसको आप अंदर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा का बना दो, तो बच्चा आपके पास उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जरा क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, और ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी हमको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन? हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से लेंस आपके पास बन गया, ये लेंस हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से तैयार हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितने के बराबर है, 3/2। ये ऑप्टिकल सेंटर O आ गया, और हमारे पास यहाँ पर इसके 2 रेडियस आ गए। हमारे पास यहाँ पर इसका रेडियस आपके पास आ गया 20 सेंटीमीटर अगेन, और ये वाला रेडियस हमारे पास आ गया करीबन 10 सेंटीमीटर का। तो अब मुझे, और बाहर मेरे पास एयर है, बाहर मेरे पास एयर है, मुझे इस लेंस की क्या बतानी है, आपको इस लेंस की हमें यहाँ पर बतानी है कि आपकी फोकल लेंथ किसके बराबर है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो हम कैसे बताएंगे, देखिए फोकल लेंथ ऑफ लेंस किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटसाइड -1, 1/R1 -1/R2, 1/R1 -1/R2। क्लियर है? तो 1 यहाँ पर FL इज इक्वल टू μL, ये 3/2, आउटसाइड एयर है तो यहाँ पर 1 -1, 1/R1, 1/R1 को बताओ आप क्या लोगे, 1/R1 को आप क्या लोगे, 20 सेंटीमीटर कि -20 सेंटीमीटर, -20 एंड माइनस ऑफ 1/10, ये तो बहुत इजी है। और 1 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यहाँ पर 3/2 -1, यहाँ पर चाहो तो नेगेटिव साइन बाहर निकाल लो ताकि आप कैलकुलेशन इजीली कर सको, अगर आपको कंफ्यूजन है तो, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर नीचे मेरे पास इसका LCM 20 आ जाएगा, -1 एंड -2, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जल्दी बता दो कितने के बराबर आ जाएगा, हाफ, और यहाँ पर हाफ इंटू -3/20, और आपके पास देयरफॉर द फोकल लेंथ ऑफ दिस कनकेव लेंसेज, बताओ कितने के बराबर आ जाएगा, -40/3 सेंटीमीटर, और ये आंसर आ जाएगा। जी लग गया पता? किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकता है, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो बच्चा यहाँ पर मुझे पूछ सकता है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। पहले तो इस बात को समझो, कुछ एक कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखो जिससे आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी। निकालना क्या है, फोकल लेंथ ही तो निकालना है। फोकल लेंथ पॉजिटिव, नेगेटिव, इनफैक्ट 0 भी आ सकती है, लेकिन वो इनफाइनाइट, आई एम सॉरी नॉट 0, इनफाइनाइट भी आ सकती है, और वो हमारी अलग अलग कंडीशंस होंगी। कन्वेक्स के लिए जनरली फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। लेकिन अगर आप बाहर की सराउंडिंग्स को चेंज कर देते हो, अगर आप सराउंडिंग को एग्जैक्टली लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर कर देते हो, तो वो लेंस ग्लास का एक पीस बन के रह जाएगा। अगर आप बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा कर देते हो, तो उस केस में वो लेंस अपने बिहेवियर को चेंज कर जाएगा। वो जो बिहेवियर है बच्चे अपना इन्वर्ट कर जाएगा, कन्वेक्स कनकेव बन जाएगा और कनकेव कन्वेक्स बन जाएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, ही और शी कैन आस्क मी, बिल्कुल आराम से बोलो। ठीक है, ये वाली चीज यथार्थ क्लियर है, ये वाली चीज। कुलताज, देवेश, ज्ञान यस सर। क्लियर है? कुलताज, यस सर। गर्व क्लियर है, ये ज्ञान? यस सर। चलिए अब हमारे पास यहाँ पर, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसके अंदर टीचर और क्या क्या वेरिएशन आपको दे सकता है। कुछ एक वेरिएशन जो स्टैंडर्ड होगी वो मैं करवाऊंगा, और कुछ वेरिएशन स्टूडेंट खुद अपने आप से पूछता है। स्टूडेंट खुद पूछता है कि सर अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो बताओ कि हमारे पास इसमें आंसर आप कैसे दोगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट आ जाता है प्लेनो
कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होता है, ध्यान से समझना। हमारे पास यहाँ पर ये एक स्पेशल किस्म का लेंस है जिसमें एक तरफ की बाउंड्री हमारे पास प्लेन हो जाती है और दूसरी तरफ की जो बाउंड्री होती है वो अभी भी कर्व्ड। ये एक स्पेशल किस्म का लेंस है और हमारे पास अगेन इसका एक ऑप्टिकल सेंटर होता है। ओ, ये तो होगा ही होगा हमारे पास। इसके हमारे पास यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, बिल्कुल होगी। इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू एन, जो कि म्यू नॉट से हमारे पास ज्यादा बड़ा होता है। अब यहाँ पर म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू नॉट के बराबर है। अब ये लेंस का फोकल लेंथ मुझे बताना, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। ओके, यहां पर इसका जो पहला रेडियस है R1, ये हमारे पास यहां पर R के बराबर, प्लस R और माइनस R, तो ये प्लस R है। पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका सेंटर यहां कहीं पर आपके पास बनेगा। कोई बच्चा बता सकता है दूसरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो आपके पास किसके बराबर होगा? दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होगा? एक स्ट्रेट लाइन का रेडियस क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है एक स्ट्रेट लाइन का रेडियस क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन का रेडियस क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है? एक स्ट्रेट लाइन का सेंटर कहां पर लाई कर सकता है? तो आंसर है इन्फिनिटी पे। तो इस वजह से R2 हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट। R2 की वैल्यू इनफाइनाइट है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। और सर अगर ये केस ऐसा होता कि ये पहले आपके पास प्लेनर सरफेस होती और बाद में ये कर्व्ड हो जाती, तो फिर हम क्या करते? यहाँ पर मैं R1 को क्या मान लेता? इनफाइनाइट। और यहाँ पर मैं R2 को क्या मान लेता? आपके पास R मान लेते। और ये प्लस का R होता कि माइनस का R? तो माइनस का R। और ये मेरे पास यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर O, और ये हमारे पास इसकी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल, बाहर का म्यू नॉट, और ये भी हमारे पास म्यू नॉट। तो ये दो केसेस हमारे पास यहाँ पर बन जाते हैं, ये दो केसेस हमारे पास यहाँ पर बन जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट, अगर मान लिया जाए कि ये चीज मुझे क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, तो क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे आएगा जरा देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या आ जाती है, ये हमारे पास एक आप स्ट्रेट लाइन है और ये मेरे पास एक कर्व्ड लाइन आपके पास आ गई। इसका रेडियस मेरे पास है 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस मेरे पास 10 सेंटीमीटर, दूसरे के लिए टीचर नहीं बोलेगा। और यहाँ पर इसके म्यू की वैल्यू है मेरे पास 3/2। टीचर बोलता है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, तो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, दिस विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस माइनस ऑफ 1। अब ऐसा क्यों किया बताओ? म्यू ऑफ लेंस माइनस ऑफ 1, ऐसा मैंने क्यों किया जरा सोच के बताओ। म्यू एल माइनस ऑफ 1, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि आउटसाइड में एयर है, तो एयर है तो डिनोमिनेटर अपने आप आपके पास क्या बन गया बच्चे? वो 1 बन गया। तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब बताओ यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 अपॉन फोकल लेंथ F, म्यू ऑफ द लेंस 3/2 माइनस ऑफ 1, 1 अपॉन R1। तो 1 अपॉन R1 का मतलब 1 अपॉन 10 एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन इंफिनिटी, क्योंकि वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या चीज होती है? बताओ शाबाश, समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होती है? कोई बच्चा बता सकता है? समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होती है? 0। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, तो ये हमारे पास हाफ आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास 1/10, तो देयरफॉर अब बताओ फोकल लेंथ ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस आपके पास की फोकल लेंथ कितने के बराबर है? 20 सेंटीमीटर। क्योंकि कुलताज ये पॉजिटिव का आंसर आ रहा है, तो ये लेंस आपके पास क्या बन रहा है? आपके पास कन्वर्जिंग। क्या ये सही बिहेव कर रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली ये हमारे पास सही बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही आपके पास आ रही है। तो इसका मतलब ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव कर रहा है। क्लियर होगी बात ये वाली? क्लियर होगी बात? यस और नो? यस और नो? जो भी प्लेन साइड आप देखोगे, जो भी प्लेन देखो, लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास जो भी सरफेस होगी उसका रेडियस R1 होता है, राइट हैंड साइड का R2 होता है। कन्वेक्स के लिए R1
पॉजिटिव, R2 नेगेटिव। कनकेव के लिए R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव। और अगर आप कोई प्लेनर सरफेस देखो, यानी कि बिल्कुल प्लेनर सरफेस देखो, तो आप वहां पर क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे क्योंकि ये प्लेनर सरफेस है तो हम इसके रेडियस को क्या मान के चलेंगे? इनफाइनाइट मान के चलेंगे। तो ये हमको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है आपके पास? मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है आपके पास? जरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चे, ये देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? ये मेरे पास एक लेंस आपके पास तैयार हो गया, ये लेंस आपके पास तैयार हो गया, ये ऐसे, और टीचर ने अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 3/2 दिया हुआ है और इसका रेडियस आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा, और कुछ नहीं दिया, और आपको उसने यहाँ पर कुछ नहीं दिया। बाकी बच्चे उसने आपको कुछ भी चीज आपको नहीं दी है। और यहाँ पर टीचर बोलता है भैया आप इसकी फोकल लेंथ निकालो, और जो आपके आउटसाइड में ये हमारे पास यहाँ पर एयर है, ये हमारे पास एयर है, यानी कि ये हमारे पास एयर है और दूसरी तरफ भी हमारे पास एयर है। और मुझे यहाँ पर आप ये बताएं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर इसका फोकल लेंथ क्या है? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। अब बताओ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, तो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, ये मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1, क्योंकि बाहर एयर है। अगर बाहर सराउंडिंग मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता तो वो म्यू एल के डिनोमिनेटर में आ जाता, 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। ओके, अब बताओ कि यहाँ पर मैं R1 की वैल्यू क्या लूंगा? जरा बताओ। R1 तो यहाँ पर आना चाहिए था, और लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने एक प्लेन लाइन बना दी, तो इसका मतलब R1 की वैल्यू किसके बराबर है? शाबाश बोलो। R1 की वैल्यू किसके बराबर है मेरे पास? तो R1 मेरे पास इन्फिनिटी बन जाएगी। और यहाँ पर R2, अब R2 20 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? ये बड़ी आपको सोचने वाली बात है। पॉजिटिव लेंगे, एग्जैक्टली पॉजिटिव लेंगे कुलताज। और यहाँ पर 1 अपॉन FL इज इक्वल टू 3/2 माइनस ऑफ 1, तो 1 अपॉन बच्चा हमारे पास इन्फिनिटी -1 अपॉन R2, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा? 20। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, यहाँ पर हाफ इंटू माइनस ऑफ 20। तो जल्दी बता दो दिवेश, ज्ञान, यथार्थ, यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ लेंस किसके बराबर आ जाएगी? शाबाश बोलो। दिस विल बी इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? कि ये कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस, इसका नाम क्या है बच्चे? कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस, ये डाइवर्जिंग नेचर का निकला, जो कि रियल नेचर भी है। जो हमारे पास इसकी रियल नेचर है, इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आती है, लेकिन तब तक नेगेटिव आएगी जब तक सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से छोटा है। और अगर बाहर के मीडियम को आप चेंज कर देते हो तो इसका असर फोकल लेंथ के ऊपर पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। कैसे? जरा देखते हैं हमारे पास, जरा देखते हैं हमारे पास। सो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चे? क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा बच्चे हमारे पास। वी हैव हमारे पास यहाँ पर क्या है? वी हैव अ कन्वेक्स लेंस, वी हैव अ कन्वेक्स लेंस, मेरे पास यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस with refractive index of the lens is equal to, with the refractive index of the lens is equal to आपके पास 1.5, its focal length, इसकी जो focal length है, its focal length in the air, its focal length in the air, आपके पास एयर के अंदर इसकी फोकल लेंथ कितने के बराबर है? इट्स फोकल लेंथ इन द एयर इज आपके पास यहाँ पर है 25 सेंटीमीटर। इफ दिस लेंस, अगर ये लेंस बच्चा हमारे पास इज प्लेस्ड, इफ दिस लेंस इज प्लेस्ड inside a medium, inside the medium with a refractive index, of 4/3, then the focal length of the lens becomes, मुझे यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ को बताना है। सॉल्यूशन, हमारे पास
जब मैं लेंस को दूसरे मीडियम के अंदर डालूंगा, क्या उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क आएगा? मेरे पास यहाँ पर लेंस को मैं एयर के अंदर रखता हूं, यहाँ पर इसका रेडियस है R1, ये रेडियस है मेरे पास R2, और इसका हमारे पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एयर के अंदर बाहर का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है? 1 और 1 के बराबर। और सपोज कि इस लेंस को हम किसमें प्लेस कर देते हैं? किसी एक ऐसे मीडियम के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से मेरे पास बिल्कुल अलग है। अब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम हो गया, ये भी म्यू एम हो गया, ये हमारे पास आ गया 4/3, और ये भी मेरे पास 4/3। क्या रेडियस पे कोई फर्क पड़ा? तो रेडियस अभी भी R1 है और अभी भी R2 है। क्या लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा, अभी भी ये मेरे पास म्यू एल किसके बराबर है? आपके पास 3/2, यानी कि 1.5 के बराबर है। ये अभी भी उतना ही है, यानी कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी भी मेरे पास 3/2 के बराबर है। और टीचर बोलते हैं अगर पहले कंडीशन के अंदर इफ द फोकल लेंथ इन द एयर इज 25 सेंटीमीटर, तो मुझे बताना है इस लेंस का फोकल लेंथ इस मीडियम के अंदर क्या होगा। इस मीडियम के अंदर हमको बताना है कि इसका फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाएगी। जरा स्टार्ट करते हैं बच्चे इसके अंदर से। तो हम जरा इस क्वेश्चन को अगर स्टार्ट करते हैं तो देखिए कैसे हो जाएगा, बड़े सिंपल तरीके से हो जाएगा। नंबर वन 1 फोकल लेंथ इन द एयर। जल्दी बताओ बच्चे किसके बराबर आ जाएगा? म्यू एल माइनस ऑफ 1/R1 माइनस 1/R2। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। और मेरे पास 1 फोकल लेंथ इन द मीडियम। अब बताओ इसमें क्या फर्क आ जाएगा? म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। पता लग गया बच्चे मैंने क्या किया? पता लग गया बच्चे आपको क्या किया मैंने? यहाँ पर फर्क सिर्फ इतने का है बच्चे, यहाँ पर नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर आ रहा है जो कि 1 के बराबर है, और यहाँ पर मीडियम का आ रहा है जो कि 4/3 के बराबर है। बाकी 1/R1 1/R2 में कोई चेंज नहीं आया। दोनों को डिवाइड कर देते, डिवाइडिंग। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं 1 और 2 को, तो डिवाइडिंग आपके पास 1 विद 2। जल्दी से इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो बताओ मेरे पास क्या कंडीशन आ जाती है? इसको डिवाइड करते ही मेरे पास 1 फोकल लेंथ इन द एयर, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1 फोकल लेंथ इन द मीडियम। ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा? ऊपर मेरे पास यहाँ पर म्यू एल माइनस ऑफ 1 और 1/R1 माइनस 1/R2, और नीचे बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा? वी हैव म्यू एल माइनस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम माइनस ऑफ 1, और यहाँ पर 1/R1 माइनस 1/R2। यह हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसके कैंसिल होते ही हमारे पास अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 1/F एयर नीचे आ जाएगा और F ऑफ मीडियम ऊपर चला जाएगा। तो फोकल लेंथ ऑफ द मीडियम ऊपर, फोकल लेंथ ऑफ द एयर नीचे। यहां पर मेरे पास म्यू ऑफ द लेंस इज 3/2 माइनस 1, नीचे मेरे पास 3/2, और यहां पर बच्चे 4/3 माइनस ऑफ 1। और अब अगर आगे सॉल्व कर सकते हैं, फोकल लेंथ इन द मीडियम डिवाइडेड बाय एयर, तो एयर के अंदर 25 सेंटीमीटर है एंड 3/2 माइनस 1, तो ये बच्चे हमारे पास हाफ आ जाएगा ऊपर, और नीचे 9/8, तो 9 बाई आपके पास 8 माइनस ऑफ 1, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? वो आपके पास फोकल लेंथ ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 9 माइनस 8 बाई आपके पास 8, ये आपके पास, एंड दिस विल बी फोकल लेंथ ऑफ द मीडियम 25 इंटू, ये 25 आपके पास ऊपर चला जाएगा, ये 8 ऊपर चला जाएगा, और नीचे मेरे पास 2, 9 माइनस 8 1 रह जाएगा, ये कैंसल होकर आपके पास 4। तो आंसर इज 100 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ अभी भी स्टिल बच्चा हमारे पास पॉजिटिव है,
ये स्टिल अभी भी बच्चा हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बताओ शाबाश। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मीडियम के अंदर कन्वेक्स लेंस इस मीडियम के अंदर कन्वेक्स लेंस इज स्टिल बिहेविंग लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस, स्टिल बिहेविंग लाइक कन्वर्जिंग लेंस, अभी भी इसकी नेचर कन्वेक्स ही है। तो ये इस तरीके से आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें बच्चे अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, तब तक आप इसको पढ़ के आना बच्चे। चलिए ओके बच्चे।